गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पर हम कहीं मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को की कहीं बात नहीं करते, बहुत उस पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी IAS PCS का एग्ज़ाम हो या भी कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक गहन विश्लेषण करेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या प्रभाव है इत्यादि। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है, जो कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं और जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब हमको अगर राइट मिलता है, अगर अधिकार मिलता है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। अगर हमें देश कुछ दे रहा है, अगर हमारा संविधान हमें कुछ दे रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार का क्या इतिहास रहा है, तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि विश्व के किसी भी डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, केवल जापान को छोड़कर मौलिक कर्तव्य का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सामान्य और न्यायिक निर्णयों द्वारा विनियमित होते हैं। अमेरिका के संविधान में केवल मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लेख है। और लेकिन अगर हम देखें तो साम्यवादी जो देश हैं, इसके विपरीत साम्यवादी देशों के संविधान में अधिकारों के साथ साथ यानी राइट्स के साथ साथ नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों पर भी विशेष बल दिया गया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में भूतपूर्व जो सोवियत संघ है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्यों को भी स्थान मिला है। हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पारित हुआ था, तब वहाँ पर मौलिक कर्तव्य का कोई भी स्थान नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की गई, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ और जिसने ये सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। इसी समिति के अनुशंसा पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क यानी 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 11वां मूल कर्तव्य था। इसमें ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बच्चों के माता पिता या उनके गार्डियन का ये कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अगर हम बात करें कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली है, तो ये इंस्पायर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया यानी भूतपूर्व सोवियत संघ गणराज्य से हमने ये लिया है। पार्ट 4A में है और 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ओरिजिनली मूल संविधान में 10 थे, उसके बाद 11वां इसमें जोड़ा गया। वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बात करता है कि नागरिक जो है अपने राइट्स को तो एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी ये भी ड्यूटी है कि वो अपनी कंट्री के लिए क्या करते हैं, अपने समाज के लिए क्या करते हैं। इसके साथ उन समाज में जो अन्य जो नागरिक हैं उनके लिए वो क्या करते हैं। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि अगर अपने मौलिक कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे 10 हैं, एक बाद में जोड़ा गया। वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 मौलिक कर्तव्यों में निम्न जो है वो आपके 11 मौलिक कर्तव्य ये आपके स्क्रीन पे है। संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का आदर करें। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें।
इसके साथ ही साथ कोई ऐसे प्रथाओं का पालन न करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित, मानववाद से संबंधित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित, हिंसा से दूर रहना, ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये जो मौलिक कर्तव्य है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसका क्या महत्व है, इसका क्या कोई महत्व है, क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो एक नागरिक जो है वो एक सचेतक के रूप में रहेगा जो अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद रखता है। इसके साथ ही साथ नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत होगा। साथ ही साथ वो राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके साथ राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार होता है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होता है और इनमें किसी न किसी पूर्ण होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड का या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। तो मौलिक अधिकार कुछ नैतिक भी हैं। अगर मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो कुछ ये नैतिक हैं, कुछ नागरिक हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना ये नागरिक कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो उच्च आदर्शों के जो आदर्श थे उनका सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है। ये जो मूल्य है भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कोई सरकारी प्रयास किए गए हैं तो यहाँ पर वर्मा समिति की हम बात कर सकते हैं। वर्मा समिति का हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या इन्फोर्समेंट हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। हालांकि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते, लेकिन यानी कि किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। इस दृष्टि से यह नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP के समान हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी कुछ लोग मजाक के तौर पे ये कहने लगते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वो एक निरर्थक घोषणाएं हैं। हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं उसी तरीके से मूल कर्तव्य भी हैं। सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्राचलन के लिए संबंध में वर्मा समिति का गठन किया गया 1999 में, और इस समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो ये है, इसके अंतर्गत इन्होंने 138 निर्णयों की सूची प्रस्तुत की जिनके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य केवल सरकार का नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी की हम लोगों ने बात की, और इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि क्या लीगल प्रोविज़न है, और उसकी एक समरी हम लोग देखते हैं कि क्या मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कोई लीगल प्रोविज़न है, क्या कोई सरकारी प्रयास किए जा सकते हैं, क्या वैधानिक कोई प्रावधान है। तो हम ये देख सकते हैं कि न्यायालयों के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु होते हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू थे, जबकि कुछ बाद में बनाए गए। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा की है। इनमें से इन्होंने कहा कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है, इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 यानी नेशनल फ्लैग कोड 2002 में शामिल है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि के अपमान पर रोक लगाता है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 51A का जो सब क्लॉज C है वो ये कहता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य ऐसे बहुत सारे नियम बना सकता है
जिसके अंतर्गत जो इन मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी करते हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है वो भी ये बात करता है, जिसके अंतर्गत यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ली या भाषाई आधार पर नफरत फैलाता है तो इन आधारों पर अगर वो वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।